नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आई विल पुट ए क्वेश्चन टू यू रिलेटेड टू फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। क्या इन दोनों में रिलेशन है? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड एनजीटी। देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की जहाँ तक बात है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पे बना के डाला हुआ है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि इस कानून का प्रभाव हमारे देश के फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे क्या पड़ा है और पड़ रहा है, ये उस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिसने देखा है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में पास किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के दौरान। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, और जिसका पूरा नाम है, टाइटल है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं उस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ और वहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, ग्रीवांस रिलेटेड टू फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 एंड रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अगर किसी व्यक्ति की, किसी इकोलॉजिस्ट की, एनवायरमेंटलिस्ट की या NGO की कोई ग्रीवांस है FRA 2006 को लेकर के, कोई शिकायत है, और वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में उसको लेकर के जाता है, तो क्या रोल रहेगा NGT का? देखिए, जैसे मैंने बताया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इज आल्सो नॉन एज, फुल फॉर्म इज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसका मैं शॉर्ट में फिर बता देता हूँ। वैसे तो मैंने पुराने वीडियो में सब बताया हुआ है, एक स्लाइड में मैं फिर से बता देता हूँ मेन इसके मकसद क्या था, ये इसको, इस एक्ट का, इस एक्ट को लाने का। देखो, मेन ऑफ दिस एक्ट वाज टू अनडू हिस्टोरिकल इनजस्टिस दैट वाज डन टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा जितने लोग वहाँ जंगल में रहते हैं या रहते थे, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको नाम दिया गया OTFD। तो उनके जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था उसको दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया। हिस्टोरिकल इनजस्टिस क्या था कि वो उस जमीन पे, वन भूमि पे काफ़ी समय से रह रहे थे, काफ़ी सालों से रह रहे थे, लेकिन मालिकाना हक उस जमीन का उनके पास नहीं था। और नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इज मोटा। उस समय भी थी, आज भी यही है, यानी कि मोटा बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट में स्टेट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी, हर स्टेट में जहाँ भी शेड्यूल ट्राइब्स की या जंगल पाए जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है। तो ऑल ट्राइबल पीपल यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड डिपेंडेंट फॉर देयर लाइवलीहुड ऑन फॉरेस्ट लैंड एज ऑन 13 दिसंबर 2005 आर एलिजिबल टू बी गिवन सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेशन। ये कंडीशन है कि 13 दिसंबर 2005 को जो शेड्यूल ट्राइब्स, जनजाति समूह के लोग वन भूमि पे काबिज थे और उस वन भूमि पे डिपेंडेंट थे अपने लाइवलीहुड के लिए, तो उनको मालिकाना हक दिया जाना था या दिया जाना है, इस दिया जाता है इस एक्ट के माध्यम से। फर्दर, नॉन ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको बोला गया, जो अदर देन शेड्यूल ट्राइब्स थे जो और रहते थे वहाँ पे, उनको बोला गया अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। देश, उनके लिए कंडीशन क्या थी? दे शुड बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर 3 जनरेशन, और 3 जनरेशन की डेफिनेशन दी गई फॉर 75 ईयर्स। एक जनरेशन को माना 25 साल, तो 3 जनरेशन यानी कि इस डेट से पहले वो अगर 75 साल से वहाँ काबिज हैं तो उनको वन भूमि का अधिकार या पट्टा दिया जाएगा।
जितने लैंड पे वो ऑक्यूपेशन उन्होंने किया हुआ है, जितनी वन भूमि पे वो खेती कर रहे हैं या पोसेशन में है, वो उनको दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 4 हेक्टेयर, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ राइट ग्रांटेड शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एरिया अंडर एक्चुअल ऑक्यूपेशन, जो उन्होंने एक्चुअली ऑक्यूपाई किया गया है उनके द्वारा, एंड शैल इन नो केस एक्सीड एन एरिया ऑफ 4 हेक्टेयर। तो ये शॉर्ट में इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव थे, और मेन इसकी जो बातें हैं वो ये वाली हैं जो मैंने अभी आपको बताई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मोटा मोटा मैंने बता दिया कि सपोज एन एनवायरमेंटलिस्ट और एनजीओ अप्रोचेस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसका हेड क्वार्टर, जिसकी मेन बेंच, प्रिंसिपल बेंच बोलते हैं, वो दिल्ली में है, और रीजनल बेंचेस 4 या 5 शहरों में हैं। तो वो कोई एनजीओ या एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच करता है एनजीटी को विद ए ग्रीवांस ऑफ बोगस क्लेम्स मेड बाय एप्लीकेंट एज मेंशन्ड बिलो, कि भाई बोगस क्लेम यानी कि फॉल्स क्लेम लेकर के एप्लीकेंट जा रहे हैं और लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहता है वो कि बोगस क्लेम मेड बाय एप्लीकेंट, वो एप्लीकेंट या तो शेड्यूल ट्राइब होगा या फिर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर होगा। क्या कहता है वो एप्लीकेंट सेज दैट ही और शी वाज कल्टीवेटिंग सैड पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड एज ऑन 13 दिसंबर 2005, क्योंकि ये डेडलाइन है कि उस तारीख को मैं वहाँ खेती कर रहा था, लेकिन सैटेलाइट पिक्चर से समथिंग एल्स। सैटेलाइट पिक्चर हमारे पास वो माध्यम है जिसके द्वारा वेरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी तो आपकी बैक डेट में देखी जा सकती है, 10 साल पहले की देख लीजिए, 15 साल पहले की देख लीजिए, और 13/12/2005 की देख लीजिए। और सैटेलाइट पिक्चर से क्या पता लगता है? एरिया विच आर क्लेम्ड अंडर कल्टीवेशन, जो वो कह रहा है कि मैं इस एरिया पे काबिज था और खेती कर रहा था एज ऑन 13 दिसंबर 2005, बट एक्चुअली दैट एरिया इज हैविंग ट्री ग्रोथ विच कैन ईजिली बी डिटेक्टेड। सैटेलाइट इमेजरी से पता लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, वहाँ पे तो पूरी पेड़ों की ग्रोथ है, यानी कि पेड़ ही पेड़ हैं, फॉरेस्ट लुकिंग एरिया है, और तो खेती तो वहाँ नहीं नज़र आ रही। तो ऐसे केस में उसका केस क्लियर कर दिया गया। केस क्लियर कौन करता है? सबसे पहले उसका जो अप्लीकेंट होते हैं उनका केस ग्राम सभा की एक फॉरेस्ट राइट कमेटी होती है, उसके मेंबर्स होते हैं, वो मैंने अपने वीडियो में सब बताया हुआ है कौन मेंबर्स होते हैं इसके। उसके बाद वो केस सब डिविजनल लेवल कमेटी पे आता है, जहाँ एसडीओ सिविल या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उसका है, मुखिया होता है उस कमेटी का। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में केस जाता है, जिसका डिप्टी कमिश्नर या डिवीजन वहाँ का जो मजिस्ट्रेट हैं वो उसके मुखिया होते हैं। और लास्ट में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, SLMC, जहाँ पर ये केस जाता है। तो ये 4 लेयर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वेयर दे ऑल दीज केसेस आर डिस्कस्ड अंडर FRA 2006, और सारे लेयर इंस्टीट्यूशन से उस एप्लीकेंट का नाम क्लियर हो गया। तो ये एनजीओ अप्रोच करता है कि भाई ये देखिए, ये सैटेलाइट इमेजरी है और ये इसने फॉल्स क्लेम किया है, और ये सारे इंस्टीट्यूशन जो ये कमेटीज हैं इससे भी इनका नाम क्लियर कर दिया गया, तो इसका नाम निरस्त किया जाए। तो व्हाट विल बी द रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन दिस केस? तो दोस्तों, एनजीटी विल नॉट एंटरटेन द पिटीशन। Why NGT will not entertain the petition? Because FRA 2006 is not covered in NGT's mandate. NGT के मैंडेट में कुछ चुनिंदा एक्ट ही शामिल हैं। वो चुनिंदा स्पेसिफाइड एक्ट कौन से हैं? NGT डील्स विद 7 एक्ट मेंशन्ड इन नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये 7 एक्ट हैं जो कि NGT के द्वारा डील किए जाते हैं। इसी से रिलेटेड केसेस या पिटीशंस एनजीटी विल लिसन। सबसे पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इसे सिंपली हम वाटर एक्ट 1974 कह देते हैं।
उसके बाद आया हमारा दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, इसे कह देते हैं सिंपली वाटर सेस एक्ट 1977। तो ये दोनों एक्ट बनाए गए थे 1972 के बाद। इमीडिएटली 1972 एक बड़ी प्रोमिनेंट ईयर है एज फार एज एनवायरनमेंट इज कंसर्न्ड, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट दैट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम during 1972 which was attended by श्रीमती इंदिरा गांधी। और उसमें इंडिया ने साइन किया था उसका डिक्लेरेशन, उस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, और उस डिक्लेरेशन के अनुसार हमने ये एक्ट को बनाया। और इसी एक्ट में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी स्थापना की जाती है। और उसके बाद मैडम इंदिरा गांधी के समय में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लाया गया, वो भी इसमें एनजीटी के मैंडेट में शामिल है। और उसके बाद एयर एक्ट लाया गया, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ये वाटर के एक्ट हो गए, ये एयर का हो गया, ये भी मैडम श्री गांधी के समय में पास किया गया। ये जो पहले 4 एक्ट हैं ये मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उनके समय में पास किए गए। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि अम्ब्रेला एक्ट है एनवायरनमेंट को लेकर के, ब्रह्मास्त्र है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो 1986, ये अपने राजीव गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, और लास्ट में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और लास्ट एक्ट 2002 जो पास हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो ये 7 केसेज, 7 एक्ट ही डील करेगा अपने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, चाहे वो प्रिंसिपल बेंच हो या रीजनल बेंच हो, जो कि विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया, 4 या 5 जो बेंचेज हैं। इसके अलावा आप देखिए इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी शामिल नहीं है, इसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 भी शामिल नहीं है, या डिफरेंट स्टेट्स के जो स्टेट एक्ट हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट, जैसे आसाम फॉरेस्ट रेगुलेशन है आसाम स्टेट का, तो इस तरह के एक्ट भी इसमें शामिल नहीं हैं मैंडेट में। तो ये तो हो गया आज के क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको पता था तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता था तो इसको याद रखिए, ये मैंडेट को याद रखिए जो 7 एक्ट मैंने आपको बताए विच आर डेल्ट बाई नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। और अब बताते हैं दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ आपको FRA 2006 यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को, ये मैंने एक वीडियो डाला हुआ है FRA 2006 ए टूल फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड ग्रैबिंग फॉरेस्ट लैंड। इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये हमारे वनों के लिए ये एक विनाश का माध्यम है। इट इज़ ए टूल फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड ग्रैबिंग फॉरेस्ट लैंड। और ये वीडियो मैंने किसके ऊपर आधारित किया है, ये आधारित है एक हमारे बहुत पुराने से IFS ऑफिसर हैं मिस्टर BK सिंह, 1976 बैच के, फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स कर्नाटका स्टेट के। उनकी एक बुक है जो कि अमेजन पे उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक्सेलरेटेड डिफॉरेस्टेशन। उसमें उसके आधार पे मैंने ये वीडियो बनाया है। और इट इज़ शॉन इन द वीडियो हाउ बोगस क्लेम्स हैव बीन एंटरटेन्ड इन वेरियस कमेटीज मीटिंग रिलेटेड टू दिस एक्ट, जो कमेटी मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताई, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे और ग्राम सभा लेवल पे। तो ये सब आप यू कैन सी दिस वीडियो टू गेट एक्वेंटेड विद फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आज का मेरा। मैंने बेहतर उचित समझा कि जिनको जो कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दे मस्ट नो विच आर दी वेरियस एक्ट्स एंड स्टैट्यूज विच आर डेल्ट बाई नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। NGT कौन कौन से एक्ट को कंसीडर करता है और किन एक्ट को वो डील नहीं करता है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं इससे मेरे वीडियोज़ के, तो आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के सर्कल में, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल वेंचर फ्रॉम माय साइड। कैंडिडेट्स की मदद के लिए है ये वीडियो टोटली।
यहाँ कोई आपसे डोनेशन नहीं मांगी जाती जैसे और चैनल्स पे मांगी जाती है। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। और सभी उन कैंडिडेट्स को, विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं। अगर ये उनको काम आता है, मेरे कोई भी वीडियो उनके लिए, उनको इस प्रिपरेशन में मदद करता है, तो ये मुझे बहुत खुशी होगी। तो विदा लेता हूं दोस्तों, अगले वीडियो तक नमस्कार।